स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दीक्षित दुबे जी उपस्थित है, जो हमारी आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राज जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो इनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकासर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को यह उत्कर्ष और उन्नति प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः वंदना दीक्षित दुबे जी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चरक भाग 2, जिसका अध्याय 8 है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं क्लास हैंडओवर कर रहा हूं, मैं शेयर कर दे रहा हूं। सभी को नमस्कार। क्लास प्रारंभ करने के पूर्व मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, खेमका सर, अग्रवाल सर और मेरे अन्य गुरुजन जिन्होंने मुझे
आगे वो कराए, और उनसे आशीर्वाद लेती हूँ कि कम से कम मैं अपनी बात जो आप लोगों तक पहुंचाने जा रही हूँ वो सही तरीके से पहुंच पाए। सभी को प्रणाम। हम लोग चरक के बारे में बात कर रहे थे। चरक 2 हमारे कोर्स में है, और इसका जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है डायग्नोसिस पे। तो अलग अलग तरीके से बीमारी को डायग्नोस करना और डायग्नोस करने के बाद ट्रीट करना। तो सबसे जरूरी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अगर आपका डायग्नोसिस सही हुआ, आप समझ पाए कि बीमारी क्या है, तब तो हम कहीं से भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके ट्रीटमेंट कर पाएंगे। परंतु यदि हम बीमारी को नहीं पहचान पाते हैं तो हम जगह जगह ट्रीटमेंट करते रहेंगे और उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा, हमको मतलब पेशेंट को हमारे। तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और डायग्नोसिस के अलग अलग तरीके हमने टीसीएम में भी पढ़े हैं। टीसीएम में भी हमने देखा है, जो सेकंड सेमेस्टर में शायद है ना, कि कैसे अलग अलग तरीकों से बीमारी को पहचाना जाता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में भी चरक में ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें किस तरीके से बीमारी को पहचानेंगे। तो हमारा पिछला जो है मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया था। हेमलता मैडम ने लिया था टेबल 5 तक हो गया था। टेबल 6 से कंटिन्यू करना है। मैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं अननेसेसरीली उसको ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका रिवीजन बार बार करना होता है। तो इसमें जो है अब टेबल ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट है, टेबल नंबर 6। 5 तक कंप्लीट हो गया था मेरे ख्याल से। पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 सर। जी आगे जी। मैं जी मैं इसमें बात करना चाह रही हूँ सामान्य गुण। तो हर द्रव्य के अपने कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज चाहूंगी कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था और उसके बाद के सेमिस्टर में भी पढ़ा था कि हमारे जो सामान्य गुण और विशेष गुण जो होते हैं, आयुर्वेद में इनका काफी महत्व होता है। तो जो सामान्य गुण है वो 10 तरह के होते हैं। युक्ति, पृथकत्व, पर, अपर, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाप, अभ्यास, संस्कार। जो अभी हम इन कॉमन एट्रीब्यूट्स को अलग 10 एलिमेंट्स में डिवाइड हुए देखेंगे। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे वैशेषिक गुण के बारे में। तो जैसे हमने भी पिछली क्लास में पढ़ा था, 20 विशेष गुण होते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी भी इसके अंदर तरीके से हमको बताए गए हैं। जैसे गुरु, लघु, सूक्ष्म, स्थूल, रुक्ष, स्निग्ध, खर, श्लक्ष्ण, सर, स्थिर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, उष्ण, शीत, तीक्ष्ण, मंद और द्रव, सांद्र। ये 20 वैशेषिक गुण हैं जो हमने चरक 1 में पढ़े थे। ये सारे द्रव्यों के गुण और कर्म में हम पढ़ते हैं, उस समय हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। अब हम ये देखेंगे कि कॉमन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, मतलब जब हमको इसका औचित्य क्या है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगी कि आपको ये सामान्य गुण और विशेष गुण को क्यों देखना जरूरी है। उसका कारण है कि आप कोई भी चीज के बीमारी को जब डायग्नोस करने जाते हैं तो उस बीमारी तक पहुंचने के लिए आपको कोई धागा, कोई सूत्र चाहिए होता है। तो वो सूत्र अलग अलग तरीके से हम पकड़ते हैं जिससे हम उस जगह तक पहुंच पाए, उस बीमारी की जड़ तक पहुंच पाए। तो जैसे हमने देखा है कि एक सूत्र हमने आगे अभी पढ़ा था, द्रव्य के जो गुण कर्म होते हैं उसके आधार पर द्रव्य की जो ऑर्गेन्स होते हैं, वो कौन से ऑर्गेन किस में जुड़े रहते हैं, कौन से एलिमेंट के साथ कौन से ऑर्गेन जुड़े रहते हैं, अभी बाद में भी उस पर चर्चा है। तो मैं अभी इसमें ये बात करना चाह रही हूँ कि जैसे आकाश है तो उसका जो सामान्य गुण है वो है युक्ति। युक्ति मतलब मेथड, आइडिया या विचार। अब युक्ति जो है, आप जैसे एक, मैं इसके साथ साथ छोटा छोटा उदाहरण दे रही हूँ जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं किस तरीके से उसको करूं। मतलब उसको वो युक्ति नहीं समझ में आ रही, वो मेथड नहीं समझ में आ रहा, उसका वो आइडिया वो नहीं
कर पा रहा है कि उसको जो काम करना है उसको करने का तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगी, उसके लिए कैसे विचार वो अपने वो कर पाए। तो इसके लिए आप उसका आकाश ट्रीट करेंगे। जब उसका आकाश स्ट्रांग होगा, आकाश एलिमेंट को पावरफुल हो जाएगा, तो उसको वो युक्ति, उसको वो मेथड समझ में आने लगेगी। फिर आप करेंगे बात वायु। वायु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वायु का सामान्य गुण है पृथकत्व। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में वो जब सूपे से अनाज को इस तरह से ढरकाया जाता है, तो उसके छिलके उड़ के अलग हो जाते हैं, गेहूं या किसी भी चीज में, धान में, किसी में भी। और जो वो है हवा के उससे वो छिलके हल्के जो हैं वो उड़ जाते हैं, और भारी जो दाने होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर वायु पृथकत्व का काम करती है, मतलब कुछ ही एक चीज में से दूसरी को पृथक करती है। ये गुण हमको वायु के जो जुड़े हुए ऑर्गन हैं, वायु की फिंगर में जो जुड़े हुए ऑर्गन है उसमें भी यह गुण मिलता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट वायु की उंगली में विद्यमान ऑर्गन है, जैसा हम अभी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और पिछले सेमिस्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पृथकत्व का ही काम होता है। पृथकत्व के इस मामले में कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो चीजें, फूड उस तक आता है बोलस बन के, बोलस के फॉर्म में उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, और फिर वो उसको अलग अलग हिस्सों में बांटता है। जैसे प्रोटीन को टुकड़े कर करके अमीनो एसिड्स में बांट देगा, या इस तरह से जो जो फूड होता है वो अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है। इन्हें प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्टिन जो स्टमक से आया हुआ है वो, फिर आप इधर फैट डाइजेशन के लिए लिवर गॉल ब्लैडर से आया हुआ जो वो रहता है। इस तरह से सारे एंजाइम्स और उस पे काम करते हैं, और उसके बाद में उस फूड को टुकड़े करते हैं, पृथकत्व करते हैं उसमें। तो इसी प्रकार वायु का काम पृथकत्व है, जैसे मैंने अभी 2 उदाहरणों से बताया। अब आते हैं हम अग्नि। अग्नि का जो सामान्य गुण है वो विभाग है। विभाग मतलब उसका डिवीजन। मान लीजिए कि आपके पास में बहुत कोई एक बीमारी आपको पता लगी, मतलब डायग्नोज नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी डायग्नोज होके कोई बीमारी आई। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, एक स्टेप वाइज वे में हम कैसे चलते हैं। आपके पास में ये विचार आएगा कि ये हम इसमें इसके ये बीमारी का नाम है और इसके ये प्रोटोकॉल्स हमको ढूंढना है। आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ढूंढे, फिर आपने पृथकत्व करा वायु से, वायु का इस्तेमाल करके, यानी अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करा, और उनमें से आपने टीसीएम, या आपने आयुर्वेद, या आपने वाईएनएम, या आपने ईओवी जो पढ़ा था वो, या आप ईएवी के कोई चीजें टीसीएम में निकाल लेंगे कि हमको इससे ट्रीटमेंट करना है। ये आपने उसको पृथकत्व करा। अब आप अग्नि का, आपकी जो बुद्धि है, जैसे सर ने बताया था कि अपनी बुद्धि का उपयोग, बुद्धि से अग्नि बुद्धि का वो होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो आप अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे और उसका डिवीजन करेंगे। उसका डिवीजन करेंगे मतलब आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये डेफिशिएंट है या एक्सेस है। ये बीमारी, अगर हमने प्रोटोकॉल देख लिया, ब्लड प्रेशर है तो उसको, अगर वो बढ़ा है, एक्सेस कंडीशन है, तो हम उसको सीडेट करेंगे। डेफिशिएंट कंडीशन है तो उसको हम टोन करेंगे। तो ये चीजें आपकी, चाहे आपके जल तत्व की बात हो, वायु तत्व की बात हो, किसी भी तत्व की बात हो, उस तत्व से संबंधित ऑर्गन में या उस प्रॉब्लम में क्या चीज की जरूरत है कम करने की और क्या चीज की जरूरत है बढ़ाने की, ये आप उस चीज को डिवाइड करोगे, इसका डिवीजन करोगे। ये हुआ अग्नि का विभाग। अब अपन आएंगे जल पे। जल पे संयोग का काम है। अब संयोग करते समय हम ये देखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स करते हैं। एक प्रोटोकॉल बनाते समय हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, जैसे आप ड्राइनेस है एग्जांपल, ड्राइनेस के लिए, स्किन ड्राई है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट सिलेक्ट करके हम देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि टू यानी वायु, उसको भी हमको वो करना है, सीडेट करना है, और अग्नि को भी सीडेट करना है, क्योंकि वहां पर स्किन में ड्राई स्किन है, इचिंग हो रही है, तो हमको वहां पर इन दोनों का उपयोग करते हुए, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, दोनों को सीडेट करते हुए हमको वो प्रोटोकॉल देना है उस जगह पे। इस प्रकार ये जल जो है ये संयोग का काम कर रहा है। अब हम अगले पे चलेंगे, पृथ्वी।
पृथ्वी का है काम मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप ये देखेंगे कि कोई भी चीज मतलब उस तत्व को स्टेबल करने के लिए, उस आपके प्रोटोकॉल को स्टेबिलिटी देने के लिए क्या जरूरत है। क्या खाली 2-3 में काम चल जाएगा, या आप कुछ और ऐड करेंगे उसके अंदर, उसको किस पोटेंसी का देंगे, आप कौन सा बियोल मैग्नेट यूज करेंगे, या आप क्लासिकल पे वो देंगे। जैसे आप ईओवी का अगर दे रहे हैं तो आप क्लासिकल पे देंगे, पर उसमें भी कोई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप उसको बियोल पे दे देते हैं। फिर आप ये मेजर करेंगे कि उसमें कितनी आपको, क्या आप मतलब BM1 से करेंगे ट्रीटमेंट, या BM2 से कर रहे हैं, या BM3 का इस्तेमाल करेंगे। आपको कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो बड़ा है, लेकिन हमने जैसा पढ़ा है अभी तक कि जो आपका मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है, तो उनको हम बहुत हाई पावर का मैग्नेट नहीं यूज करते, हम उसको छोटा छोटा मैग्नेट या छोटी छोटी धीमा धीमा उसका वो पोटेंसी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार कोई बच्चा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये आप कोई चीज मेजर करते हो कि आपको उसके लिए कितना पावर देना है, क्या आपको एक हाथ में लगाना है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ऐसी स्थितियां हैं कि आप उसको सिर्फ एक ही हाथ में लगा के काम कर सकते हो, उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो दोनों हाथ में भी और लगवा ले उसकी। तो ये मेजरमेंट आपका रहता है कि आप किस तरीके से उसको करेंगे, कि पैर और हाथ दोनों में लगाएंगे या दोनों पैर और एक हाथ में लगाएंगे। इस तरह से आप अपनी पोटेंसी उसकी मेजर करते हैं। मैं ये जो बातें कर रही हूँ इसका सिर्फ एक प्रोटोकॉल को पकड़ के मैं उस तरीके से बात कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे अपना इसका बहुत वास्ट वो होता है स्काई, कि अपन उस चीज को उस ढंग से देखें। मैं सिर्फ आपको प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें कॉमन एट्रीब्यूट का यूज बता रही हूँ। फिर आ गया काल संख्या। तो अब इसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन क्या होती है। काल जो है, जैसे आपने अभी उस दिन मैंने बताया था ईओवी की क्लास लेते समय, कि जैसे एक्यूपंचर का जो होता है, एक्यूपंचर में हम TCM की क्लास में हमने पढ़ा था कि वो 40 मिनट से लेके 4 आवर्स तक के लिए लिया जाता है, यूज करा जाता है। इसमें हमारे साथ में ऐसा नहीं है। हम उसको अपने मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं तो हम 7 से 8 घंटे कर सकते हैं। कोई कोई मैग्नेट्स कोई कोई ऐसी होती है कि मेगा मेरिडियन पे हम उस चीज को मतलब 20-20 घंटे यूज करते हैं, उस पॉइंट को 20 घंटे बाद निकालते हैं। वो किस चीज के लिए कितना काल उस मैग्नेट को यूज करने का है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा ऐसा है कि हम उसकी एज का फैक्टर लेते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से लेते हैं। फिर इसके साथ में हम ऑर्गन क्लॉक को देखते हैं कि अगर हम उस ऑर्गन क्लॉक के उसके टाइम पे, अगर हम जैसे वात पित्त कफ इसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो उस ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसका किस तरीके से यूज होगा, ये हम काल से संबंधित करते हैं। फिर जैसे अभी आपको इसमें आगे भी आएगा, मौसम के हिसाब से जो पॉइंट्स अप्लाई किए जाते हैं वो किस फिंगर पे आएंगे, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाता है। फिर आ गए हम दिशा की ओर। इसमें आता है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो है, अब आपको छोटा सा ही मैं बता रहा मैं वो करूंगी कि हम कोई भी दिशा में काम करते हैं, जैसे हमारी, पार्डन सर, सर कुछ कह रहे हैं आप? हेलो? नहीं नहीं, वो किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं समझी अब कुछ बोल रहे हैं। तो नहीं दिशा के नहीं, मामले में हम बोलेंगे, दिशा का जो ये है अभ्यास, प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस क्या चीज होती है? कोई भी कार्य को बार बार करना, वो प्रैक्टिस कहलाता है। अब ये जो अभ्यास है, जैसे हमको, मेरे को याद है एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अपन स्लेट पे लिखा करते थे बचपन में, तो चाहे कॉपी पे भी लिखते हैं तो ऐसा करते हैं, तो हमें एक लाइन जब हम करते थे तो वो बहुत हल्की होती थी। जब उस पे हम बार बार लाइन फेरते थे तो वो गहरी होती जाती थी और हमको उसका अभ्यास हो जाता था। और वो जैसे एक लिखना है या ए लिखना है, तो हमने कॉपी में या स्लेट पे ए लिखा, और हम उस पे बार बार बचपन में याद करिए या अपने बच्चों को पढ़ाते समय, तो उस पे जब हम बार बार पेंसिल फिराने का कहते हैं तो वो उसको अभ्यास हो जाता है, और उसके बाद में वो बिना आकृति के भी अपने मन से उस अभ्यास के कारण वो ए बनाने लगता है। तो ये होता है अभ्यास। इसमें उसका इम्प्रेशन जो है हमारे दिमाग पे, जब हम कोई काम को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग पे भी उसका इम्प्रेशन, उस चीज का जो निशान है वो गहराता जाता है। इस तरीके से बताया जाता है रिपीटिशन के कारण। फिर
हम बात करेंगे मन की, संस्कार, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। जब बहुत बार हम कोई चीज की वो स्टडी करते हैं तो उसकी छाप बन जाती है, और जब अभ्यास हमारा ज्यादा हो जाता है तो वो संस्कार में परिणित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। फिर आत्मा, अपर यानी पास, जिसको नियर बोलते हैं आत्मा को। और आत्मा यानी आपका सोल, जो आपका लाइटनेस वाला जो एस्पेक्ट है वो होता है। 9 नंबर फिंगर, यहाँ फिंगर लिखी हुई है, मैं उसको नहीं रिपीट कर रही हूँ अभी। और तम यानी दूर, पास। तम जो है अंधकार, जो ओरिजिन होता है वो, उसको उसके हिसाब से वो सारी चीजें ट्रीट होती हैं। स्पेशली इन्फेक्शन में हम तम को और आत्मा को स्पेशली लेते हैं। तम को टोन करते हैं और आत्मा को सीडेट करते हैं, क्योंकि हमको अंधकार में वो जो जर्म डेवलप हो रहे हैं उसको डंप करना है, और उजाले में जो उनकी ग्रोथ हो रही है उसको रोकना है, इसलिए उसको सीडेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल पे चलेंगे, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, वैशेषिक गुण। इसमें जो है आकाश का भी, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आकाश का गुण है श्लक्ष्ण, मतलब स्मूथ, सूक्ष्म यानी स्मॉल, और अप्रतिघात यानी नॉन रेजिस्टेंस। अब हम देखिए कि आपका जो आकाश होती है, आकाश यानी सारे कवरिंग्स, जैसा उस दिन भी बात हुई थी, मैडम ने बात करी थी कि आकाश सारे कवरिंग्स होते हैं हमारा। चाहे हमारे ब्रह्मांड का आच्छादन हो, चाहे हमारे शरीर का आच्छादन हो, चाहे हमारे ऑर्गन का आच्छादन हो, कोई भी कवरिंग जो है उसको आकाश में लिया जाता है। वो उसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। और आपने ये चीज देखी है कि वो छेद जैसे हमारे स्किन में भी होते हैं, पोर्स, उससे पसीना निकलता है। वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें अंदर बाहर लिक्विड आता जाता है, मिनरल्स आते जाते हैं। तो ये जो है ये छिद्र युक्त होता है, इसकी ये विशेषता होती है, इसका विशेष गुण है। ये गुण किसी भी अन्य पांचों में से किसी भी अन्य भौतिक गुण में, भौतिक एलिमेंट में नहीं है। फिर सूक्ष्म, स्मॉल, इसका ये वो गुण है जो वायु और अग्नि में भी है। अप्रतिघात यानी रेजिस्टेंस ना होना। अब आप देखिए कि आपकी स्किन, मान लीजिए एक उदाहरण बता रही हूं मैं, कि स्किन में आपकी स्किन रफ हो गई है, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस आने लगा है। आप जब हाथ फेरते हैं आपके हाथ पे या फेस पे, तो वो एकदम स्मूथ रहता है। तो उसमें जब रेजिस्टेंस डेवलप होता है, मतलब कोई दाद हो गया है, या खुजली हो गई है, या स्कैबीज हो गई है, या कोई भी स्किन की डिजीज हो गई है, वहां हार्डनेस आ गई है या रफनेस आ गई है, तो उसमें रेजिस्टेंस आ गया है, उस पे स्मूथनेस उसकी कम हो गई है, तो आपको समझ में आता है कि ये डिजीज हो रही है यहाँ पर। जैसे उस दिन भी मैंने बोला था कि डिजीज क्या होती है। डिजीज होती है डिसऑर्डर, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ भी वही चीज लागू होती है कि आपकी जो वो है, वो उसका नॉर्मल जो फंक्शन है वो डिसऑर्डर उसमें आ गया है, उसका डिसबैलेंस हो गया है। अब हम वायु पे आएंगे, तो वायु है खर, सर और रुक्ष, यानी रग्ड है और रफ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो स्थिर है, मतलब ये, सॉरी, स्थिर नहीं, अस्थिर है। तो वायु के बारे में जब बात कर रहे हैं, उसके विशेष गुण देख रहे हैं, जैसे अभी शायद मेरे ख्याल से कल या परसों सर क्लास में बता रहे थे। तो वायु जो है हमारे विचारों को अफेक्ट करता है। अफेक्ट क्या करता है? हमारे विचार, हमारे मूवमेंट्स, सारे के सारे वायु के कारण होते हैं। तो ये वायु में जो स्पेशल क्वालिटी होती है वो ये होती है कि किसी चीज को सुखा देती है। ये उसका रूप को परिवर्तित ऐसे कर देती है कि उसमें रफनेस क्रिएट करती है। अब मान लीजिए कि आपका आकाश बहुत अच्छा है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा छिद्र युक्त हो गया। अब आप एक चीज बताइए, आपने रबर देखा होगा जो इलास्टिक होता है, अगर उसको एक सीमा तक खींच दिया जाए तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो लूज हो जाता है। उस स्थिति में उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंट डिफॉर्म हो गया। पर कोई भी चीज जिसमें पहले कुछ ज्यादा खिंच रहा है, ज्यादा छेद हो रहे हैं, उसमें स्मूथनेस ज्यादा है, या आपके देखिए आपकी ऑयल अगर जमीन पे गिर गया या पानी गिर गया जमीन पे, तो उसमें जो हल्का फुल्का जो रेजिस्टेंस नॉर्मल फर्श में होता है वो खत्म हो जाता है, और पैर हमारा फिसल जाता है, उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो कुछ हद तक उसमें रुक्षता भी जरूरी होती है।
हम तुरंत पानी पोंछते हैं या तेल गिरा हो तो बच्चों से कहते हैं कि नहीं उसको साफ करो, नहीं तो कोई फिसल जाएगा। तो ये फिसलना क्या हुआ? उसकी रुक्षता खत्म होना हुआ। तो हर चीज अपने बैलेंस्ड फॉर्म में, जैसे मैंने बात करी कि हर चीज प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। हर एनर्जी, हर ऑर्गन, हर जो हमको परमात्मा ने जो हमारे को शरीर दिया है, मन दिया है, उसको सारी चीजें अगर बैलेंस फॉर्म में चलती रही तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दोष, वात पित्त कफ दोष होता ही वह है। वात पित्त कफ गुण होते हैं जो कि दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उनमें कोई भी डिसबैलेंस हो जाता है तो। फिर हम आए अग्नि पे। इसका शार्प है, हॉट है, उष्ण और तीक्ष्ण है इसमें। तो इसके लिए भी बोला जाता है कि ये कोई बहुत शार्प है, मतलब आप मनोभाव भी जब उसका देखेंगे तो देखेंगे कि वो बहुत शार्पली बात करता है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। वैसे भी होता है, और कई बार आप देखिए कि बहुत ज्यादा खर बोलने वाला व्यक्ति है जिसका वायु का वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वायु तत्व बढ़ा हुआ है और बहुत उग्र है वो स्वभाव में, तो उसका अग्नि भी बढ़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में हम जब उससे बात करनी होती तो उसका वायु और अग्नि हम कम करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको स्किन वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि उसकी वायु और अग्नि ज्यादा बढ़ गई है, वो ज्यादा तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो वो करेंगे। उसके अलावा आप देखिए कि वायु का गुण जैसे शीतलता का होता है, तो वायु का गुण है और जल का गुण है, दोनों का गुण जो होता है शीतलता होता है। तो वो कभी कभी ज्यादा शीतलता भी आपको नुकसान कर जाती है। कफ कोल्ड होता है तो आप उसकी अग्नि बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि आपको उसकी जो उष्णता बढ़ाने हैं, क्योंकि उसकी शीतलता को कम करना हुआ। अब जल की बात करेंगे तो ये शीत, मंद, द्रव, स्निग्ध और पिच्छिल है। स्लो है, कोल्ड है, और ये है लिक्विड है, ल्यूब्रिकेंट है और स्टिकी है। ये चीज हमको मालूम है इसके जल के गुण। तो मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए ये चीजों की भी अपनी इसका उपयोग होता है। अब अगर उसकी मतलब मात्रा में फर्क पड़ गया, जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं कि आपको लूज मोशन, किसी को, आपके पेशेंट को हो रहे हैं, तो लूज मोशन हो गए मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन उसका लार्ज इंटेस्टाइन जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, इसलिए मोशन लूज हो रहे हैं। जो फॉर्म में बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं, बंध नहीं पा रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो वहां पर हम जल को कम करेंगे, उसका द्रव कम करेंगे, क्योंकि वो सीडेट करेंगे हम, क्योंकि उसका द्रव जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं पा रहा, इसलिए वो जा रहा है ज्यादा मोशन के साथ में वाटर। फिर पृथ्वी का जो है सांद्र, स्थूल, स्थिर, कठिन, गुरु, इसमें है स्टेबिलिटी लाने के लिए इस तत्व का उपयोग होता है, खासतौर पे रेरिफाइड से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कोई चीज को लाना हुआ। जैसे आप देखिए कि जल और दूध है, तो दूध में कुछ और चीजें मिली हुई हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है जल की अपेक्षा, साधारण जल की अपेक्षा। साधारण जल में अगर आपने कोई चीजें मिक्स कर दी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होने लगा। या पानी उबल उबल के वो हो जाता है, मान लीजिए नमक डाल के आपने पानी को उबालना शुरू करा या शक्कर डाल के, और फिर वो उबलते उबलते पानी की मात्रा कम हुई तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो कोई भी चीज होती है और जैसे जैसे ये कड़ी होती जाती है, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आती है वैसे वैसे कठिन हो जाती है। अब ये पृथ्वी तत्व इस मामले में भी है कि ये ज्यादा स्टेबिलिटी आती है इसमें, या कठिन इसका जो गुण है उसके कारण कोई बीमारी अगर इस स्थिति में ज्यादा स्टेबल हो जाती है, लंबे समय से रहती है, क्रॉनिक है, तो वो उसमें वो कठिन हो जाती है। कठिन हो जाती मतलब कठोर हो जाती है, और फिर उसको, डिजीज को ठीक करने में हमको उतना ही अधिक प्रयास, उतना ही अधिक समय देना पड़ता है। तो ये पृथ्वी के गुण हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे कभी, मतलब ये भी बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब इंद्रियों के आधार पर है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज कि महाभूत, भूत और ज्ञानेंद्रियां इसकी हैं। तो ये जो इंद्रियों के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इसमें बताया है कि आकाश का शब्द भूत है और कान ज्ञानेंद्रिय है। तो मैं यहाँ छोटी सी चीज बस थोड़ा सा आपको करना चाह रही यहाँ, और ये आप सामने जो होल्स का टेबल देख रहे हैं, 10 होल्स का, मैं दोनों को एक साथ लेना चाह रही हूँ, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और होल्स। ये तीनों टेबल को आप एट ए टाइम देखिए तो आप देखेंगे कि एक यहाँ शब्द के साथ कान भी लिखा हुआ है, और ये बता रहे हैं कि ये राइट स्मॉल फिंगर में है। और यहाँ पर आप राइट और लेफ्ट ईयर भी बोल रहे हैं जो आकाश और वायु की उंगली में है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे लिए होता है कि हमको कान का ट्रीटमेंट करना होगा तो हम
राइट स्मॉल फिंगर पे करेंगे या लेफ्ट पे करेंगे, क्योंकि एक जगह ये मतलब बता रहे हैं कि लेफ्ट ईयर का ट्रीटमेंट लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे होगा, वायु वाली उंगली पे होगा, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वायु का तो त्वचा है, वो ज्ञानेंद्रिय, तो हम कहाँ करेंगे ट्रीटमेंट। यहाँ थोड़ा सा इसको इस ढंग से सोचने की जरूरत है कि जब कोई ज्ञानेंद्रिय से संबंधित प्रॉब्लम आती है, सेंस ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, तब हम उसका ट्रीटमेंट कान के लिए राइट स्मॉल फिंगर पे करेंगे। पर जब होल में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आती है, जैसे राइट ईयर में कहीं पे थोड़ी सी सूजन आ गई है या लेफ्ट ईयर में कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, तो हमको ट्रीटमेंट करने के लिए उस फिंगर को लेना पड़ेगा एज होल, मतलब छिद्र के तौर पे उसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ ये थोड़ा सा अंतर है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शुरुआत में मैं पढ़ती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि यहाँ भी कान लिख रहे हैं, वहां भी कान लिख रहे हैं, यहाँ भी आंख लिख रहे हैं, वहां भी आंख लिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब होल में प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल कुछ होती है तो हम होल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रीट करते हैं, पर अगर उसके फंक्शनिंग में कुछ सेंस से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो हम इसको सेंस ज्ञानेंद्रिय के तौर पे हम उसकी फिंगर चूज करते हैं। ये सेम चीजें मैं अब हर एक के लिए रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है टॉपिक काफी पीछे चल रहा है। मेरा आज का जो टॉपिक था वो मैं थोड़ा आगे तक जाना है, इसलिए मेरे ख्याल से इसमें अब कोई और समझने की जरूरत नहीं। सर मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, पूरा डिटेल बताने की जगह? जी सर पूरा फिर से, और पूरा अब जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल बता दिया है मैंने, ना नहीं ये जो ठीक है, आपने ये कंफ्यूजन होता है उसका। तो मैं अब बता दी ये वाला कंफ्यूजन तो मैं अब आगे बढ़ रहता जाऊं। है, आपने बता जी आप बोलिए आप किस पेज पे जी हूँ, जी जी जैसा किस स्किन पेज में पे भी हूँ? आता है जहां तक सवाल, तो स्किन में हम देखते हैं कि ये स्किन आ रही है आपकी इसमें सेंस ऑर्गन में, लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे आ रही है, वायु वाली उंगली पे आ रही है। लेकिन जब आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आप लंग के साथ में आप उसमें भी ट्रीट करते हैं अपने राइट स्मॉल फिंगर में। तो वो सवाल यहाँ पर आता है कि जब स्किन की स्ट्रक्चरल हमको प्रॉब्लम होती है तो हमने उस पर करा, और जब कोई चीज में टच के कारण, स्पर्श के कारण आपको कोई चीज की एलर्जी हो गई, जैसे कोई मेटल आप पहनते हैं गले में, या कोई उंगली में पहना आपने, या कोई मेटल या कोई कपड़े की एलर्जी हुई है, स्पर्श से जो एलर्जी हुई है, वो फिर ये सेंस ऑर्गन वाले उस पे ट्रीट होएगी फिंगर पे। अदरवाइज वो स्किन जो है हम इसमें ट्रीट करते हैं, राइट स्मॉल फिंगर में करते हैं टिश्यू के तौर पे। वो आप लोग शायद आगे पढ़ चुके होंगे या आगे आएगा आपको टिश्यूज का। अब हम आगे बढ़ जाएं सीधे, सीधे आ जाएं अब हम टेबल ऑफ ऑर्गन्स। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें मेरे ख्याल से सबको काफी रट गया होगा, तो इसमें भी जरूरत नहीं है ज्यादा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो इसमें पित्त जॉइंट पे आती हैं, ये सबको पता है। ऑर्गन्स जो हैं वो वात जॉइंट और कफ जॉइंट पे आते हैं। यांग ऑर्गन जो है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आगे मैं इसी चीज को फिर से मेंशन करूंगी कि जो यांग ऑर्गन्स हैं वो आपके वात जॉइंट पे आते हैं, और ये ऑर्गन्स जो है आपके कफ जॉइंट पे आते हैं, और पित्त जॉइंट पे आपके एंडोक्राइंस और बहुत सारी दूसरी चीजें आती हैं, टिश्यूज, एंडोक्राइंस और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अभी हम फिलहाल एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको इसमें है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक एग्जाम्पल, सारे हैं इसमें बहुत सारे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे आपको ये पृथ्वी का करना है ट्रीट, मतलब आपको कोई फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, तो आपकी बोन टिश्यू जो है वो होती है पृथ्वी पे, यानी राइट रिंग फिंगर पे। पैराथायराइड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड है उस पे। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेटाबॉलिज्म तो नहीं, रादर कहा जाए एब्जॉर्प्शन के लिए, ब्लड में या बोन में एब्जॉर्प्शन के लिए पैराथायराइड और थायराइड मिलके काम करते हैं। तो वहां पर हम पृथ्वी को करेंगे तो फिंगर नंबर 5 तो लेंगे हम, पर उसकी हम 5th स्पाइरल मेरिडियन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम पृथ्वी का पृथ्वी तत्व ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट के लिए फिर देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज में पेन है कहीं पे, तो वहां पर पेन है तो वो चूंकि वायु पेन को बढ़ाती है, वायु यानी मूवमेंट, मूवमेंट होगा तो पेन बढ़ेगा, इसलिए वायु को सीडेट करेंगे। ये अग्नि को उसके अंदर बढ़ाते हैं हम,
उस क्योंकि अग्नि के साथ साथ उसके अंदर फास्फोरस और ये अपने इसका कैल्शियम का वो रहता है, जो फ्रैक्चर वगैरह होता है उसमें भी हमको कैल्शियम बढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देते समय वो एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे, लेकिन जॉइंट हम इसके लिए पृथ्वी वाली उंगली पर लेंगे। तो ये यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। मैं एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। सिर्फ टेबल ऑफ फिंगर जो है ये आपको मालूम ही है कि आकाश राइट स्मॉल फिंगर और राइट स्मॉल टो पे है, वायु वो हाथ में और पैर में दोनों में है, वो हम जानते हैं। इसको थोड़ा सा आप रीडिंग कर लेंगे तो ये सब आप कर सकते हैं। मैं अननेसेसरीली इसमें आपका टाइम खराब नहीं करना चाह रही हूँ। फिर अब आ जाइए आप ये टेबल नंबर 14 पे आइए। देखिए टेबल ऑफ 5 एलिमेंट है, 10 उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार पंच महाभूत। यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे भी आपको इस पे थोड़ा काम आएगा, इसलिए इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाथ को इस तरीके से मिलाया दोनों हाथों को, तो ये यहाँ पे 10 जो है 10 चीजें आपके 5 महाभूत में आ गई। अब यहाँ पर जो है सबसे छोटा जो है, दोनों स्मॉल फिंगर हमने लिए आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अपने हाथों को भी इस तरह से करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये छोटी फिंगर जो है सबसे छोटा आकाश है, उसके बाद में वायु आ रहे हैं, तो ये वायु क्योंकि उससे थोड़ी बड़ी वाली फिंगर ली है इसलिए ये वाली इंडेक्स फिंगर ले ली उसको हमने वायु के लिए। फिर अग्नि के लिए हमने उससे बड़ी फिंगर ली जो कि रिंग फिंगर है। फिर उससे बड़ी फिंगर हमने ली है जल की, बोथ मिडिल फिंगर। और आखिरी में सबसे स्ट्रॉन्ग पृथ्वी तत्व के लिए हमने दोनों अंगूठों को लिया है। अब टेबल 15 में जो है ये चाइनीज CME नियम आपको आगे आएगा। चाइनीज मेरिडियन को आयुर्वेदिक मोल्ड में डाला हुआ है। कम पॉइंट्स से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है इसकी एक ये बहुत अच्छी मेथड है, तो इसलिए उसको मैं यहाँ पर एक चर्चा कर रही हूँ, लेकिन आपको शायद वो मेरे ख्याल से 6th सेमिस्टर में आएगा, पर मैं चूंकि यहाँ दिया हुआ है इसलिए मैं उसको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो आपका आकाश होता है, जैसा हमने देखा कि दोनों स्मॉल फिंगर आकाश को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऊपर के टेबल में, तो इसके अंदर होता है लंग और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों उंगलियों में बताते हैं। और इसका जो पित्त जॉइंट होता है उस पर TW आती है, क्योंकि TW हमारी चाइनीज में है। यहाँ हम चाइनीज को इसमें कर रहे हैं, आयुर्वेद मोल्ड में डाल रहे हैं, इसलिए ये आपको यहाँ पर TW पित्त जॉइंट पे ली हुई है। फिर चूंकि ये यांग है इसलिए इसको पहले लिया, ये आप बाद में समझिएगा। अब वायु वाली उंगली है जो इंडेक्स फिंगर है, उसके अंदर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं हमारे आयुर्वेद में, और पेरिकार्डियम जो है हमारे TCM में आता है। तो वो चाइनीज से पेरिकार्डियम को उठा के और इसके पित्त जॉइंट पे रखा गया है। चूंकि हार्ट के पास, हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसलिए हार्ट के पास वाली फिंगर में पित्त जॉइंट पे इसको लिया गया है। फिर आ जाइए आप अग्नि की बोथ रिंग फिंगर में, इसमें लिवर गॉल ब्लैडर है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, ये आपको पता है, लेकिन इसको चाइनीज उसके हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से गवर्निंग वेसल को इसके अंदर जोड़ दिया गया है, क्योंकि कभी भी इसमें जो है जो पैटर्न होता है इसका ये होता है कि पहले यांग मेरिडियन को लिया जाता है, यिन मेरिडियन को उसके बाद वाली फिंगर पे लिया जाता है। तो यहाँ CV और GV में जब कंपैरिजन होता है तो GV जो है यांग मेरिडियन है, इसलिए GV को पित्त जॉइंट पे लिया है, और जल वाली उंगली पे इन्होंने CV लिया है। इसके अंदर भी चूंकि ये बाकी जितनी भी हैं पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, ये बाइलेटरल होती हैं, इसलिए इसको दोनों उंगलियों पे हम प्लॉट कर सकते हैं। पर आपको मालूम है कि CV और GV ये बायलेटरल नहीं होती है, ये यूनिलेटरल है, सिर्फ बीच में होती है। तो उसके लिए क्या किया है कि उसके जो टोटल पॉइंट्स होते हैं। जी सर। एक और कारण मैडम, एक और कारण है कि देखिए गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है, आप स्पेशली एक कारण और भी इसका है कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो GB मेरिडियन है वो हमारे सर में है, और आप समझिए गवर्निंग वेसल का भी जो काम है वो मेनली जो है यांग ऑर्गन के संबंध में ही है, और गॉल ब्लैडर वर्चुअली यांग ऑर्गन के कंसेप्ट में है, सर में अधिक है। तो गवर्निंग वेसल भी वही काम कर रही है जो GB के रूप में है, इसलिए इसको लिया गया। और दूसरा जो है लोअर और अपर का कंसेप्ट इसलिए लिया गया कि लोअर हमारा इन है तो राइट वाले नीचे वाला लोअर इन कर दिया गया और अपर को हम लोगों ने यांग कर दिया। इसके बाद जो है
सीवी सीवी मेरिडियन को हम लोग किडनी मेरिडियन के साथ अधिक जुड़ी है। आप देखिए सीवी में सीवी के बगल में किडनी मेरिडियन जाती है, तो सीवी के साथ हम लोगों ने किडनी को इसीलिए जोड़ा है, इसलिए एक कारण और भी है। जी जी। जी और इसमें भी आगे अपर और लोअर में ऐसे ही आधे आधे पॉइंट्स को डिवाइड करा हुआ है। बराबर सर, थैंक वही यू। कर सकते हैं। ये आप लोग को आगे आएगा, और अगर आपके थोड़ा सा भी दिमाग में ये चीज बैठ गई ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब समझाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा उस सब्जेक्ट में। अब रीजनल, अब यहाँ से आ रहा है हमारा थोड़ा सा। अभी तक तो हमने पंच महाभूत के हिसाब से और एलिमेंट के हिसाब से सारा हमने सीख लिया। अब हम शरीर का वर्गीकरण है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, लोकेशन के हिसाब से अब हम अलग अलग जो है इसको कोरिलेट करेंगे। वो देखिएगा आप टेबल नंबर 16 में इन्होंने एलिमेंट का नाम दिया है और उस एलिमेंट को कौन से बॉडी पार्ट में ट्रीट करने का है वो दिया हुआ है। जैसे आकाश जो है स्मॉल फिंगर पे, वो राइट आर्म में दी है। आप इधर देखिए, यहाँ पर जो नीचे फिगर बना हुआ है उसमें राइट आर्म 1 नंबर है जो आकाश को दिया है। उसमें वायु जो है वो लेफ्ट आर्म में है, जो इंडेक्स फिंगर हमने ली है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर साइड में दोनों तरफ हमारे चार्ट खुले हुए हैं। अग्नि रिंग फिंगर में लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करती है, माने इससे संबंधित जो प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट लेग, राइट लेग, हेड और ट्रंक को थंब में लिया हुआ है, तो इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम हमारे को होती है तो हम इस लोकेशन पे जाके उसकी लोकेशन देख लेंगे कि मान लीजिए इधर पे इस बॉडी डिवीजन को अगर हम यूज करना चाह रहे हैं, इस वर्गीकरण का उपयोग करना चाह रहे हैं, तो हमको 2 नंबर एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में उसको, लेफ्ट आर्म में प्रॉब्लम होने पे इंडेक्स फिंगर में उसको हम ट्रीट करेंगे। ऐसा इनका ये है। इसमें बहुत तरीके के अलग अलग डिविजन्स हैं जिस पे लेके उस पे काम किया जाता है। और इसमें भी वो ये नियांग वाला कॉन्सेप्ट रहता है, फ्रंट और बैक वाला रहता है, वो आप राइट और लेफ्ट हैंड में उसको ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे तो टेबल ऑफ ट्रंक रीजनल डिवीजन अकॉर्डिंग टू 10 ओरिजिन। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो ये चार्ट दिया हुआ, हम चार्ट देखेंगे तो उससे हम बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। इस चार्ट में देखिए इस पूरी ट्रंक को, मतलब गर्दन से नीचे जो ग्रॉइन एरिया है वहां तक जो ट्रंक एरिया कहलाता है, उसको इन्होंने 10 भागों में बांटा है। तो नीचे 0 और ऊपर 9 करा है। उसके बाद में फिर इन्होंने उसको 3 भागों में बांटा है। निप्पल के थोड़ा सा ऊपर से एक भाग को ले लिया है, डायफ्राम के नीचे दूसरे भाग को, के वहां से डायफ्राम तक एक भाग को ले लिया है, फिर वहां से नेवल तक को एक भाग को ले लिया और नेवल से नीचे तक के एक भाग को ले लिया। इस प्रकार इन्होंने ये करा है। पर यहाँ पर भी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप ध्यान दीजिए, सब जगह इसी प्रकार से आएगा, 1 4 5 8 और 2 3 6 7 जो हमने पहले पढ़ा था। आपको कुछ ध्यान होगा अगर, तो हम कोई भी मेरिडियन पढ़ते हैं तो उसमें राइट साइड में जो है वो 1 4 5 8 लेते हैं और लेफ्ट साइड में 2 3 6 7 लेते हैं। ये एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट आयुर्वेद ऐसा ही चलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि लेफ्ट साइड में 2 3 6 7 नंबर दिया है और 1 4 5 8 राइट साइड में दिया हुआ है। तो इस एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई, गांठ हुई, दर्द हुआ, तो हम उस नंबर की फिंगर पे जाके उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि मतलब मेरी बातें पहुंच पा रही है ना आप लोगों तक, तो मैं आगे बढ़ूं। आप थोड़ा समझ पा रहे हैं ना जो मैं बताना चाह रही हूँ वो, कि मेरी स्पीड ज्यादा है? यस मैम, बहुत अच्छा बता रहे हाँ हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, आप समझ में आ रहा है ना बस। अब ये देखिए, इधर से हमने ट्रंक का डिवीजन देखा, अभी हमने पूरी ट्रंक का डिवीजन इधर दिया था, क्षेत्रीय वर्गीकरण एक। अब यहाँ से हम दूसरा इनका ट्रंक का डिवीजन देख रहे हैं, पर उसके अंदर इन्होंने हेड भी लिया हुआ है, हेड से ट्रंक तक का पोर्शन लिया है। उसमें आप देखिए कि 0 नंबर फ्रंट साइड ऑफ हेड को दिया है, हेड यानी अप टू नेक, और बैक साइड जो है वो 9 नंबर दिया है। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपका ये आ रहा है, राइट साइड में इन्होंने फ्रंट और बैक को मिला के पॉइंट्स करे हैं। अभी हमने जो देखा था वो एक फ्रंट में ही वही पॉइंट थे और बैक में भी वही पॉइंट थे, 1 4 5 8 को जो लिया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि फ्रंट और बैक मिला के उन्होंने पूरे 10 पॉइंट्स में करा है। तो ये 1 4 5 8 यहाँ भी देखिए आप राइट साइड में है। जब वो व्यक्ति टर्न होके पीछे है
तो आप देखिए उसका राइट जो आ रहा है वहां 1 4 और 5 आ रहा है, और जब हमारे फ्रंट साइड में है तो उसके राइट में 1 और 8 आ रहा है, 0 9 कॉमन है। उसी प्रकार 2 3 6 7 को भी हम देखेंगे कि इस प्रकार से इन्होंने बांटा है, परंतु इधर जो है नंबरिंग का तरीका जो है 1 4 नीचे का हिस्सा पहले कवर किया है, उसके बाद में ऊपर का किया है उन्होंने, 5 6 7 8 आया, और फिर सबसे आखिरी में उधर ऊपर 9 9 आया। अभी इसको हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, सिर्फ इतना देखने का कोशिश करें कि इस प्रकार का डिवीजन हुआ है, और इस प्रकार के डिवीजन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे इसमें मैं एक छोटा सा आपको पहले उदाहरण बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ वो कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए इसमें बोला है इन्होंने कि ये नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम का उपचार पृष्ठभाग के क्षेत्रों से संबंधित है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है नर्वस सिस्टम, और इसको क्यों लिया है, क्योंकि पीछे स्पाइन होती है हमारी, तंत्रिका तंत्र होता है, तो वो इसलिए उसका नर्वस सिस्टम का उपचार करना होगा, तो हम ये वाला हिस्सा लेंगे, बैक वाला लेंगे, और बैक वाले उसमें जो रीजन्स दिए हुए हैं उसका वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। जी यस मैम बोलिए। नहीं, 0 और 9 लिया है तो लेफ्ट और राइट लिया है कि फ्रंट और बैक लिया है? 0 9 नहीं, फ्रंट और बैक है, फ्रंट और बैक है, ओके। फ्रंट और बैक है। ये देखिए ये पेज में लिखा हुआ है 41 में लास्ट लाइन में, 1 भाग 0 भाग सिर का सामने का भाग है, और 10वां भाग नंबर 9 गर्दन और गला है, पीछे का हिस्सा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगर मैडम लेफ्ट और राइट होता ना तो यहां पर ही वो उसको 9 भी देते, पर इन्होंने 9 पीछे दिया है, और लिखा भी है इन्होंने कि बैक साइड गर्दन और पीछे का हिस्सा है वो। चलिए हम आगे चले, हम क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। अब आइए आप हेड रीजन, रीजनल डिवीजन, टेबल ऑफ हेड रीजन। बढ़ू आगे मैडम? मैं किसने पूछा था क्वेश्चन, मैं देख नहीं पाई थी। यस मैम, यस मैम, यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ ठीक 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 ठीक। अब अपन हेड टेबल ऑफ हेड रीजनल डिवीजन में देखिए, तो आप सबसे पहले इसमें डायग्राम ही देखिए। डायग्राम देखने से क्या होगा, एकदम क्लियर फंडा हो जाता है। यहाँ भी देखिए इन्होंने 0 सबसे ऊपर लिया है, और 9 को यहाँ पर लिया है, जिसको चिन्ह बोलते हैं, वहां पर 9 लिया है, फ्रंट में भी और बैक में भी। ये रीजनल डिवीजन हर एक का अलग अलग होता है। आपको जो आयुर्वेद की हैंडबुक है उसमें ये शॉर्ट में दिया हुआ है, हैंडबुक 1 या 2 में, आई डोंट रिमेम्बर है, पर वो आयुर्वेद हैंडबुक में भी ये वाले डिविजन्स को वापस दिया हुआ है, तो उसमें भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें देखिए सिर का ऊपर का भाग है 0, और नीचे का भाग है चिन्ह का 9 नंबर। अब इसमें भी देखिए आपकी राइट साइड में 1 4 5 8 पे लिया है, इसके बराबर बराबर 4 हिस्से उन्होंने करे हैं, फेस वाले रीजन के पूरे 4 हिस्से करे हैं। इसमें उन्होंने जो लिया है वो 1 4 5 8, 0 ऊपर था इसलिए 0 के पास ऑब्वियसली 1 था, इधर से लेफ्ट साइड में 2 0 के पास में रहता है, तो 0 1 4 5 8 आया, और यहाँ पर 2 3 6 7 9 आ गया। इसी प्रकार जब हम सिर को पीछे घुमाते हैं तब आप देखिए कि वापस राइट वाले एरिया में 1 4 5 8 आया। जी ब्रेन का जो जी लिया सर। गया मैडम, वो ये इस ब्रेन का जो ये 0 ऊपर लिया गया, इस अवधारणा पर लिया गया जी कि वर्चुअली ब्रेन से जो इनिशिएट हो रही है वो आपको देखा होगा आपने कि बाहर का जो क्षेत्र है ऊपरी वाला, वहीं पर फंक्शनल एरिया है, इसलिए उसको 0 ऊपर कर दिया गया, और वहां से एनर्जी नीचे की ओर जा रही है, इसलिए 0 ऊपर लिया गया, क्योंकि ओरिजिनेट कर रहा है 0 और 9 नीचे जा रहा है, ये बेसिस लिया गया। इसीलिए राइट में 0 के बाद 1 4 5 8 आ गया, और इधर लेफ्ट वाले में 2 3 6 7 आ गया। जी जी मैडम, जी ओरिजिनेशन वहां से हुआ। चलिए सर, मेरी अब हम आदत है कि देखिए, मेरे को कोई नई चीज मिलती है ना तो मैं
बुक में नोट कर लेती हूँ। मेरी बुक पूरी बिल्कुल, गोदी हुई है तो मैं, आपने एक चीज और- बोली तो मैंने उसको रिमाइंड करने के लिए उसमें लिख लिया। जी थैंक यू सर। वर्चुअली क्या है, क्योंकि मेरे लिए डिवीजन कोई जो नई चीज आती है तो मैं बुक में लिख नोट लेती हूँ। सब जी लोगों को क्या हुआ वर्चुअली सारे डिविजन्स का क्या आधार है कि ये जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये तमाम तरह के इस तरह के डिविजन्स कर दिए गए कि यदि आपको, देखिए कारण क्या है, यदि आपको किसी एक डिवीजन से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको फायदा नहीं हो रहा है तो हमारे पास डिवीजन मतलब हमारे पास युक्तियां अधिक है, ये युक्तियां कहलाएगी ना, ये हमारे पास युक्तियां अलग है। हम कभी इस डिवीजन के आधार पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कभी दूसरे ट्रीटमेंट के आधार पर मतलब दे सकते हैं ट्रीटमेंट। तो हमको इस आधार पर तमाम डेवलपमेंट के प्रोसेस में हुआ है। ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि ट्रीटाइज 6 में आपको डॉक्टर मनाका कुछ दूसरे बात कह रहे हैं, प्रोफेसर पार्क जी वो दूसरी बात कह रहे हैं, अभी अभी आप उनको पढ़ेंगे डॉक्टर वॉल को तो वो दूसरी बात कर सकते हैं। तो यानी सबका अपना अपना एक प्रिजम्पशन था, क्योंकि ये सारी चीजें प्रिजम्पशन बेस्ड है। तो वैसे ही आयुर्वेदिक में जब ये तो डेवलपमेंट प्रोसेस है, 2000 के बाद डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें अलग अलग डिविजन्स कर दिए गए ताकि यदि आपको कभी एक डिवीजन से बहुत फायदा न दिख रहा हो तो यू कैन शिफ्ट टू अनदर डिवीजन। क्लियर? आइए, बस यही कंसेप्ट है, इसीलिए आपको बहुत डिवीजन मिलेंगे, उन सब डिवीजन को आप नहीं आत्मसात कर सकते, 2-4 डिवीजन के आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे तो भी आपको ट्रीटमेंट का लाभ मिलेगा। जी थैंक यू सर। अब हम आर्म रीजनल डिवीजन पे आते हैं, टेबल नंबर 19 पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि जो यिन और यांग का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर काम कर रहा है। जो शरीर के पास में है वो यिन है और जो दूर है वो यांग है। तो 1458 यहाँ शरीर के अंदर की तरफ जो डिवीजन करा है, मतलब अगर आपके मीडियल साइड में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके लेटरल साइड में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए इस डिवीजन का हम उपयोग करते हैं। 9 नंबर नीचे है, 0 नंबर ऊपर आपके शोल्डर के पास का है। हाँ, तो हाथों में अगर कोई 0 पर्टिकुलर नंबर से एरिया में यहाँ कोई गांठ है या जी जो सर, बाह का ऊपर वाला भाग है, यहाँ से जीरो, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से एनर्जी ओरिजिनेट कर रही है और उस एनर्जी को 0 दे दिया गया, 9 नंबर लास्ट में डिजिट्स में दे दिया गया। और उसके बाद तब देखिए आपको जो, हाँ मैडम ने ठीक कहा कि जो पास का है यानी इन अंतस्थल में डूबा हुआ, यांग बाहरी भागने की कोशिश कर रहा है तो वो 2, 3, 6, 7 बाहर की भाग में आए और 1, 4, 5, 8 अंदर के भाग में आए। जी यस मैडम। और अब ये सेम यही चीज जो है आपके लेग रीजनल डिवीजन में भी आ रही है, सर उसको ये भी समझ देखिएगा में नहीं आया सर। कि बोलिए सर बोलिए। सर ये 2, 3, 5, 2, 3, 6, 7 बाहर साइड क्यों दिया है इन्होंने? अच्छा, इन और यांग का उसको कंसेप्ट बताइए। इन माने अंदर, इन माने अंदर, यस यांग माने बाहर। तो इन अंदर ओके की सर। तरफ कौन होगा? हाथ ऐसे रखिए तो हाथ में अंदर का साइड क्या होगा? जो ठीक अंदर है, का साइड है नहीं सर उसमें तो हाँ, उसको फिर 2 इसमें भागों, राइट और लेफ्ट नहीं होगा सर? नहीं, जैसे ये डिवीजन ये दूसरा है, ये दूसरा डिवीजन है। ऐसे आप कर सकते हैं वहां भी 0, 1, लेकिन ये एक ही हैंड में अलग अलग डिवीजन के बेसिस पे, क्या एक ही हाथ में पूरे डिवीजन है, दूसरे हाथ में दूसरा डिवीजन है, तो उस डिवीजन के आधार पर जो अंदर की तरफ था वो इन, हमने बताया ना कि बहुत से डिवीजन किए गए, तो ये डिवीजन इसमें से एक है। इस डिवीजन का आधार ये है कि इसमें अंदर की ओर जो है वो 1, 4, 5, 8, दूसरी बाहर की तरफ जो है वो 2, 3, 6, 7, 0 ओरिजिनेट है और 9 नंबर आपका लास्ट एनर्जी है। बस ये दोनों हाथों में अलग अलग कर दिया गया। 9 नहीं दिख रहा ना अभी। जी सर। आप दूसरा डिवीजन भी मिलेगा, दूसरा डिवीजन मिलेगा। 9 एक कलाई मिला के था शुरू नीचे में लिखा आपको, हुआ है। राइट में इसमें 2 मिला था, याद करिए। सर 9 हाथ में है क्या? अभी ये शुरू में देखिए, आप नहीं, ये देखिए सर 9 ये रहा, ये कलाई के पास में नीचे ये है, देख पा रहे हैं बुक में? 8 is अब देखिएगा आप, मिलेगा आपको, ये कलाई के पास देखिए ना, 8 के नीचे 9 है। ओके।
नहीं, उनको लग रहा है कि ये मिल गया सर। हाथ में क्यों नहीं गया, लेफ्ट में हाथ में, वहां भी आप अगर आप लेफ्ट को अलग ले तो वहां जीरो, वहां पर 1 2 का कंसेप्ट आ जाएगा। एक एनर्जी 1 होगी वो इन होगी, एक एनर्जी यांग होगी वो 2 होगी। ठीक, वो भी डिवीजन है, अलग से है, लेकिन इसमें अलग अलग, मान लीजिए इस पोर्शन में करना हो जो आपका बिल्कुल कलाई के पास करना हो तो आपको 7 नंबर लेना पड़ेगा या 8 नंबर लेना पड़ेगा। तो बाहरी भाग में जो होगा वो 7 नंबर होगा, अंदर भाग में होगा तो 8 नंबर में होगा। ये नहीं डिवीजन है, अनेक डिवीजन मिलेंगे, इसका आधार बता रहे हैं केवल जी। क्योंकि एक ही उसमें मतलब वो रहेगा, आपको ये बहुत सारे डिविजन्स और ये आगे भी आने हैं कि किस किस बेस पे ये आप कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक उठा के आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और सर ने जैसा बताया ना कि अगर उसमें हमको नहीं मिलता है तो हम उस पर दूसरा डिवीजन का वो ट्राई कर सकते हैं कि मतलब बॉडी का ये पर्टिकुलर पार्ट में आकाश की फिंगर को कहाँ हम ट्रीट कर सकते हैं, वायु की फिंगर को कहाँ ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। ये डिवीजन के बेस पे ट्रीटमेंट के लिए आपको अलग अलग पैटर्न यूज करने का है। पैटर्न मीन्स अलग अलग फिंगर्स। और प्रोटोकॉल्स इसमें आप मिलेंगे बहुत आपको, ज्यादा उलझिए मत। बेसिस पर, हाँ प्रोटोकॉल्स मिलेंगे इसी बेसिस पर। आप समझ नहीं पाएंगे कि पैरों में 5 नंबर पे ये क्यों दिया, नी के पास है 5 नंबर में दे दिया। अब वो आधार ये दिया उन्होंने, इस आधार के बेसिस पर, इस रीजनल डिवीजन के बेसिस पर उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। तो आपको कभी कभी नी पर मिल जाएगा कि 5th स्पाइरल या 5th वर्टिकल, जो भी आपको लेना चाहें, 5th वर्टिकल, 5th स्पाइरल, फिर हॉरिजॉन्टल, ये इस पर लेकर के, और आपको लगेगा अरे 5 नंबर कहाँ से आएगा, तो ये उसका डिवीजन का आधार ये होगा, ऐसे मिलेगा। तो इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस समझ लीजिए, बस आगे तो देखिएगा बाद में। हाँ, अभी एक्चुअली क्या है, आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। ये जो डिविजन्स होते हैं ना, ये याद नहीं होते हैं, इसको अपन को रेफर करने के काम आते हैं। कि मान लीजिए कि कहीं अपन, छोटी सी बात है, कोई से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्होंने ये, वही सर ने जो अभी बताया कि 5th आपको अगर नी पे 5 नंबर क्यों लिया, आप उलझ जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई चार्ट उठा के देखेंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आएगा कि ये वाला डिवीजन जो है इन्होंने यूज करा है, और उससे मतलब ये सारे टेस्टेड एंड प्रूव्ड हैं, इसलिए बुक में है। ये सारे डिविजन्स टेस्टेड हैं। तो इस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, ये बताने की कोशिश है इसमें। अब आगे बढ़ूं क्या मैं? जी 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 मैडम। अब हम आ जाएं इधर, वर्टिकल मेरिडियंस। आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं सर, मेरे ख्याल से टाइम होने आया, तो मैं चालू करूं या ये मैं बात के लिए छोड़ूं सर? बता नहीं, आप अगर इसको करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़िए, कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। आगे क्लास तो आपको जाना था कहीं? सर फिर नहीं 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 है, वो जो आना था ना, एक्चुअली मेरे पास मैसेज आया था कि आ रहे हैं वो, मैंने मेरे से पूछा नहीं था और मेरे को मैसेज कर दिया था कि हम आ रहे हैं। तो मैं घबरा गई कि मेरी क्लास है, वो आएंगे तो पानी कौन पिलाएगा, बिठाएगा कौन, उनसे बात कौन करेगा, मैं अकेली हूँ। तो वो बस इसलिए इसमें मैं बस परेशान होकर मैंने प्रोटोकॉल आपको करा था, वो तो अच्छा हुआ। लकीली वो लोग आए नहीं, इसका तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका डिवीजन बता दीजिए, बस मुझे खत्म, बहुत और कुछ गिल्टी फील करना हो रहा नहीं। था कि मैं, हाँ, इसमें जी फिर है चलो ना, जी, अपन इसको फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करेंगे। ठीक अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जी डायग्नोसिस बेस्ड ऑन वर्टिकल मेरिडियन है। मैं सिर्फ उसको अभी एक छोटा सा एक बता देती हूँ। तो ये जो है आपके, ये गर्डल से आप देखिए, ये जो आपको शायद ये पता है क्या कि 10 गर्डल्स होती हैं हमारी, ये कभी बात हुई है क्या अभी तक? कभी आप लोग को पता है कि आपकी बॉडी में 10 गर्डल्स होती हैं इसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से? नहीं मैम, नहीं मालूम है शायद ना। हाँ, चलिए कोई बात नहीं नहीं। मैम। पर अभी आप देखिए कि ये जो आपका ये जो ये गर्डल है आपकी ऊपर जो आप देख रहे हैं, एक ऐसा चक्र बना हुआ है ये इसके अंदर, उसमें से आप देखिए कि वर्टिकल मेरिडियंस जा रही है। अब वर्टिकल मेरिडियंस बेसिकली उससे जा नहीं रही है, ये भी एक प्रकार का डिवीजन है। ये ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी को इस तरीके से इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया हुआ है
इमेजिनरी लाइन से कैसे, जैसे हम देखते हैं कि अर्थ को हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बांटते हैं ना, उसको वो क्या बोलते हैं, मैं उसका वो हिंदी वो नहीं बोल पा रही हूँ, ऐसी खड़ी और आड़ी लाइनें से हम बांट देते हैं कि इतने से इतने अक्षांश और हाँ, तो इतने, हाँ, जैसे उसमें अक्षांश और देशांश से हम बांट के रखते हैं तो हमको एक्चुअल लोकेशन उसकी बड़ी आसान हो जाती है कि भारत यहाँ इतने अक्षांश पर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से देशांतर लाइनें यहाँ से हम कवर कर रहे हैं, ऐसा तो हम लोकेशन के लिए उसको यूज करते हैं। उसी प्रकार ये लोकेशन के लिए यूज करने के लिए हमारी बॉडी को इन्होंने वर्टिकली डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कहीं पाई नहीं जाती हैं। जैसे मेरिडियंस तो आपकी मिलती हैं, पाई जाती हैं बॉडी में, पर ये इमेजिनरी लाइंस हैं, वर्टिकल मेरिडियन। और ये क्यों ली गई हैं, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि उस पर्टिकुलर लाइन में अब आपको प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो आपके मतलब राइट ओवरी को कवर कर रही है, उसके बाद में वो कुछ आपका ऊपर लंग्स का भी हिस्सा कुछ अफेक्टेड है, और इधर आइए तो राइट नॉस्ट्रिल के पास से भी कुछ प्रॉब्लम, इधर आपके गाल में कुछ हो रही है, या राइट आंख में भी कुछ हो रही है, तो आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप कितने प्रोटोकॉल्स उनको लगाएंगे, ये मतलब राइट ओवरी के लिए भी करेंगे, लंग के लिए भी करेंगे, फिर इधर जो आपकी चीक बोन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है उस पे भी करेंगे, राइट आई के लिए भी करेंगे। तो इन्होंने उसके लिए एक कॉमन वर्टिकल मेरिडियन देखी है कि अगर इस वर्टिकल मेरिडियन पे हम ट्रीटमेंट करते हुए जाएं तो ये सारी चीजें एक ही मेरिडियन में कवर हो जाएंगी, एक ही प्रोटोकॉल में कवर हो जाएंगी, एक ही पॉइंट ऑफ सेट में कवर हो जाएंगी। इसलिए इनको इस तरीके से बांटा गया है। तो ये इसका भी जो डिवीजन है, इसको अभी हमने जैसा पढ़ा था कि राइट साइड में ये 1458 होता है, और 0 बीच में होता है सामने, और 9 होता है पीछे। 0 और 9 इस प्रकार से होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ और तरीका सिंपलर फॉर्म में बताऊं, क्योंकि ये आपको आगे बहुत आगे तक जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, घुस जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। ये 0 आपका सामने है, सामने से आपने देखा यहां से आया है, और आपका पीछे जो है आपका ये 9 नंबर है, और आपकी 0 और 9 तक की जो पहुंच है वो 2 तरीके से है, राइट साइड से है और लेफ्ट साइड से है। तो राइट साइड से जो पॉइंट हम लेते हैं वो 1458 है, और लेफ्ट साइड से जो लेते हैं वो 2367 है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में, क्योंकि आपका टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, तो मुझे लग रहा है मैं बंद करूं। बस एक थोड़ा सा मैं क्लू देना चाह रही थी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने ये वाला जो है इसीलिए आपको ये बहुत जल्दी में करा है, ये जो क्षेत्रीय वर्गीकरण है, उसका कारण ये था कि ये आप याद तो कर नहीं सकते हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा बार बार, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए इसलिए करा था। और मैं इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना चाह रही हूँ, ये जो लॉन्ग ये अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और ये है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा सा आप जो आज पढ़ा है उसके लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एक रीडिंग लगाइएगा, तो कुछ चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि हाँ ये हमारे समझ में और अच्छे से आ गई। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। पर मेरे हिसाब से मैंने उसको काफी मतलब बताने की कोशिश करी है, पर कोर्स ज्यादा है और टाइम कम है, तो मेरी स्पीड ज्यादा होती है जो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगता है, बट नहीं कर पाते हैं इससे ज्यादा, क्योंकि कोर्स भी पूरा नहीं होगा नहीं तो। और फिर अभी आपकी जब ये क्लासेस होंगी ना, रेगुलर क्लासेस, तो जब आपने ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ ली होंगी ना, तो जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आज का मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल और ये मेरिडियंस को लेंगे, थोड़ा सा आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब मैम बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू मैम। मैंने कोशिश करी, आप लोगों को समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने सुना नहीं तो मैं हमेशा एक्सप्रेस में दौड़ती रहती हूँ, मुझे लगता है ईओ में भी मैंने बहुत जल्दी करा, 30 का एक क्लास में निपटाया था। नो मैम, थैंक यू बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आप मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें सर। जी। हम लोग इसको जो है आगे जब भी वीडियो आएगा हम लोग उसको शेयर करेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद सुनेंगे। मैडम ने कहा रीडिंग लगाइए, आप उनके वीडियो को सुनिएगा भी, तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी को, यानी हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपने ज्ञान को। बिना ज्ञान के ट्रांसफर किए हुए
ज्ञान उसी से रुका रहेगा और वो आपके भी काम नहीं आएगा, काले धन की तरह आपके शरीर में बंद रहेगा, आपके मन में बंद रहेगा। इसको ट्रांसफर करिएगा और खेमका सर के सपनों को पूरा करिएगा। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू।